हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्लेटो के परिचय को जाने हैं और प्लेटो के शिक्षा दर्शन को भी पढ़ चुके हैं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत और उसकी आलोचना क्या क्या है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत को जानेंगे। आइए हम सबसे पहले प्लेटो के साम्यवाद के परिचय को जानते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श में न्याय की प्राप्ति के लिए जो दो तरीके अपनाए हैं, उनमें से साम्यवाद का निषेधात्मक व भौतिक तरीका भी शामिल है। प्लेटो का मानना है कि राज्य या आदर्श राज्य की स्थापना में तीन बाधा है: अज्ञान, निजी संपत्ति और निजी परिवार। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान करता है। अज्ञान को तो शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन निजी संपत्ति, परिवार की संस्था का लोप करने के लिए वह जिस व्यवस्था का समर्थन करता है, उसी का नाम जो है साम्यवादी है। प्लेटो साम्यवाद के द्वारा अभिभावक व संरक्षक वर्ग को संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से निस्वार्थ शासकों को तैयार करना है और सांसारिक आकर्षणों और चारित्रिक दुर्बलताओं के शिकार होकर अपने कर्तव्य पथ से भटकने से रोकना है, जो शासक वर्ग है। तो प्लेटो साम्यवाद को समाज का आध्यात्मिक उत्थान करने का नकारात्मक मार्ग कहता है। वह इसे व्यक्ति के उत्थान का भौतिक साधन मानता है। इनका मानना है कि कांचन और कामनी का मोह संरक्षक वर्ग को धन लोलुप, स्वार्थी और आसक्त बना देता है। इसलिए संरक्षक वर्ग को अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने पेश करता है। इसके बारे में बार्कर ने कहा है कि साम्यवाद आध्यात्मिक सुधार का केवल एक भौतिक और आर्थिक अनुपूरक साधन है, जिसे सर्वप्रथम सबसे अधिक महत्व देते हुए प्लेटो ही जो है लागू करता है। अब साम्यवाद के अर्थ को समझते हैं। प्लेटो का मानना है कि सैनिक और शासकों के लिए आदर्श राज्य में ना तो अपना परिवार और न घर का होना चाहिए और न निजी संपत्ति। अपने इस उद्देश्य या विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया है, उसे ही प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कहा है। इनका कहना है कि संरक्षक या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। पति, पत्नी और बच्चों पर एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का अधिकार होगा। सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होगा। अच्छी संतान, योग्य संतान जो है पैदा करने के लिए योग्य पुरुष व स्त्री का संयोग जरूरी है। इन बातों को प्लेटो ने बताया है। प्लेटो के अनुसार समस्त संपत्ति चल या अचल राज्य के नियंत्रण में ही रहेगा। प्लेटो की योजना के अनुसार सभी सैनिक व शासक वर्ग जो है बैरक में रहेगा। उन्हें साथ साथ भोजन करना होगा। उत्पादन वर्ग अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा उन्हें दे देगा ताकि उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके। आगे प्लेटो ने प्रेरणा का स्रोत को बताया है कि प्लेटो की जो साम्यवादी विचारधारा है, कोई नवीन और मौलिक विचारधारा नहीं है। प्लेटो से पहले भी यूनान में साम्यवाद के बीज विद्यमान थे। एथेंस में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही साम्यवाद के समर्थन होते हैं। एथेंस में राज्य का व्यक्तिगत संपत्ति पर नियंत्रण था। स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से शासन संचालन का भार सौंप दिया जाता था। बालकों को 7 वर्ष की आयु के बाद राज्य को सौंप दिया जाता था। ये जो है प्लेटो से भी पहले जो है ये साम्यवादी का चर्चा हो चुका था। उन्हें जो है सामूहिक भोजनालयों में भोजन करना है और क्रीट नामक नगर में सामूहिक खेती भी की जाती थी। एथेंस के नगर में
राज्य की अपनी जंगलात व खाने भी थी। एथेंस में पाइथागोरस का मत था, मित्रों की संपत्ति पर समान रूप से सबका अधिकार। प्लेटो से पहले ही स्त्रियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया था। हेरोडोटस ने अरगाथिसियस की चर्चा में नारियों की साम्यवादी प्रथा का वर्णन मिलता है। अब आइए जानते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की विशेषता क्या है। इसकी जो पहली विशेषता है अर्ध साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था समाज के केवल एक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। इसमें संरक्षक वर्ग संपत्ति और कुटुंब से अछूता रहेगा। उत्पादक वर्ग को अपनी संपत्ति व परिवार रखने का अलाव प्लेटो ने देता है। दूसरी जो विशेषता है न्याय की पूरक व्यवस्था है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्यवहारिकता के लिए दो साधन शिक्षा और साम्यवाद को अपनाया है। शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक और सकारात्मक साधन है, वही साम्यवादी योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक और नकारात्मक तरीका है। तीसरा जो है अभिजातवादी। प्लेटो केवल उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। यह व्यवस्था केवल शासक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का प्रयोजन केवल थोड़े शासकों के जीवन को नियंत्रित करना है ताकि वह सामाजिक जीवन के या सामाजिक हित के कार्य निर्बाध रूप से पूरा कर सके। ये जो है प्लेटो का सिद्धांत था। इसकी जो चौथी विशेषता है राजनीतिक है। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक दोषों को दूर करना था। वे चाहते थे कि शासन की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में हो। आगे जो है तपस्यात्मक है इसकी विशेषता। प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार का मोह त्याग कर सन्यासी बनने को कहा। वह व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा समाज के सुख को महत्व देता है। प्लेटो के शासक वर्ग का जीवन त्याग का है, भौतिक सुखों का नहीं। प्लेटो का साम्यवाद साधुवादी है। ठीक है। आगे जो इसकी विशेषता है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखता है। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी बना रहता है। प्लेटो अपने साम्यवाद में आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखने का प्रयास करता है। आगे है राज्य की एकता की रक्षक व्यवस्था। प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत किया है। प्लेटो की साम्यवादी योजना अभिभावक वर्ग को कांचन और कामिनी के मोह से दूर रखकर सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए प्रेरित करेगी। स्त्रियों को भी राज्य की सेवा का सक्रिय अवसर मिलेगा। ये जो है प्लेटो की साम्यवादी की विशेषता है। अब है कि प्लेटो के जो साम्यवाद है कितने प्रकार इन्होंने बताया है। दो प्रकार इन्होंने बताया है, एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत यह व्यवस्था की है कि अभिभावक वर्ग के लिए अर्थात शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति निषिद्ध होगी। उनकी कोई निजी भूमि या निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका निजी घर भी नहीं होगा और वे राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में रहेंगे। उनका आवास सभी के लिए खुला रहेगा जिसमें कोई भी कभी भी आ सके। राज्य के उत्पादकों द्वारा उनको जितनी जीवन वृत्ति दी जाएगी वह उनके लिए कम ना पड़े और ना ही निजी संग्रह के लिए बचे। वे सामूहिक रूप से मेजों पर भोजन करेंगे। उन्हें सोने चांदी के सामान का स्पर्श तक भी नहीं करने का है, ऐसा जो है प्लेटो मानता है। प्लेटो जो है इसी में दोनों को मुक्ति मानता है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे।
किंतु जब वे कभी कभी भूमि, घर और धन का उपार्जन करेंगे तब वे अन्य नगरवासियों से घृणा करने लग जाएंगे। वे प्रपंच करेंगे, द्वेष करेंगे, राज्य के रक्षक बनने के बजाय उसके शत्रु और निरंकुश व्यक्ति बन जाएंगे। लोग उनसे घृणा करेंगे और वे लोगों से, यानी दोनों में दोनों जो है घृणा करना आरंभ हो जाएगा। उसके पहले जो है प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद की कई विशेषता बताया है, जिसमें पहला है कि यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि केवल शासक और सैनिक के लिए है। ये जो है प्लेटो बताते हैं। दूसरा है प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। तीसरा जो इन्होंने बताया है कि इसका जो उद्देश्य है राजनीति है, आर्थिक नहीं है। वर्तमान साम्यवाद की तरह यह आर्थिक विषमता को दूर न करके राजनीतिक दोषों को दूर ही करता है। अब जो है प्लेटो ने कई आधारों पर संपत्ति को साम्यवाद का समर्थन किया है, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक आत्मा के विवेक और साहस तत्व का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तत्वों से प्रेरित होकर वे अपने निश्चित प्रतिनिधित्व करते हैं और इन तत्वों से प्रेरित होकर, दोबारा लिखा गया है, इसको ठीक कर लेंगे, वे अपने निश्चित उत्तरदायित्वों को निभाना चाहते हैं जो उन्हें क्षुधा रूपी निकृष्ट तत्व के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये जो है प्लेटो का मानना है। प्लेटो उसी में से स्वार्थ की वृद्धि होगी ऐसा मानता है। क्रमशः उनका विवेक और साहस कुंठित हो जाएगा। सेबाइन ने इस संबंध में कहा है कि शासकों को लालच से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है, उन्हें किसी चीज को अपना या निजी कहने का अधिकार से वंचित करना है। दूसरा जो है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का सिद्धांत दो आधारों पर राजनीतिक है। पहला तो यह है कि सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। शासक वर्ग तक सीमित होने के कारण यह राजनीतिक है। दूसरा यह है कि शासन के ऊपर धन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से मुक्त करता है। आगे है नैतिक आधार। प्लेटो इस बात में विश्वास नहीं करता कि व्यक्ति का अस्तित्व मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए है। उसके अनुसार कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन कर अपने योग्य कार्य क्षेत्र की सीमा में रहकर एवं समष्टि के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आगे है दार्शनिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत दार्शनिक आधार पर उचित है। प्लेटो ने इसे कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर सही ठहराया है। इनका कहना है कि जिन लोगों के ऊपर शासन का भार है उनकी जीवन शैली विशिष्ट होनी ही चाहिए। आगे जो है प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य को बताया है, जिसमें इसका पहला उद्देश्य है सार्वजनिक हित के लिए। सार्वजनिक हित के लिए जो है प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य के बारे में बताया है। दूसरा है अभिभावक वर्ग के लिए कार्यकुशलता, और तीसरा है राज्य की एकता के लिए जो है, क्योंकि जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो वह शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या भी होती है, और इससे क्या होता है कि राज्य को एकता को जो है भय उत्पन्न होता है। आगे बताया है कि सामाजिक भ्रातृभाव के लिए प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है संरक्षक वर्ग को सुधारवादी प्रवृत्ति अपनाने का सलाह देता है। संपत्ति पर किसी एक का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। अब जो है
प्लेटो के साम्यवाद की कुछ आलोचकों ने आलोचना भी किया है, जिसमें कि अरस्तु ने आलोचना किया है कि यह धारणा मानवीय प्रकृति के मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति प्राप्त करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और अगर उसे इस अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जाती है तो यह प्रकृति के प्रतिकूल होगी। दूसरा है कि साम्यवाद को जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध माना है। तीसरा है, अरस्तु का कहना है कि संपत्ति की साझी व्यवस्था कभी भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं कर सकती। आगे है, अरस्तु का यह भी कहना है कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक है। आगे है, इससे परोपकार और उदारवाद की जो श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य निजी संपत्ति के आधार पर करने लग जाएंगे। आगे है, अरस्तु ने यह भी विचार प्रस्तुत किया कि यह अधिक अच्छा होगा कि संपत्ति निजी हो परंतु उसका प्रयोग सामूहिक हो। यह भी सही है। आगे कहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति के लिए उत्साह और लगन के कारण ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रतियोगिता करता है। आगे कहा कि प्लेटो की यह योजना बहुमत को शामिल नहीं करती है, और इसलिए यह जो है क्या होता है, असफल होकर रह जाती है। आगे कहा कि बिना संपत्ति के अभिभावक वर्ग सुखी नहीं रहेगा, और जिस राज्य में शासक वर्ग सुखी नहीं रहेगा भला उसमें प्रजा कैसे सुखी रह सकता है। आगे इन्होंने कहा कि राज्य में एकता को उचित शिक्षा द्वारा जो है बढ़ाया जाना चाहिए, साम्यवाद से नहीं। प्लेटो स्वयं आत्मिक उपाय को भौतिक उपाय से अधिक महत्व देते हैं, अतः साम्यवाद एक गौण उपाय है। प्लेटो आवश्यकता से अधिक एकता लाने की प्रवृत्ति पर कायम है। यह राज्य की वेदी पर व्यक्तियों की इच्छाओं पर बल देता है। तो ये जो है प्लेटो के साम्यवाद का क्या सिद्धांत है, इसको जो है हम लोग एक एक करके जाने। और साम्यवाद दो प्रकार का बताया है, एक पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। तो आज हम लोग संपत्ति के साम्यवाद को पढ़े, अगले क्लास में हम लोग पत्नियों का साम्यवाद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।